शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है एक कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक है यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर से संबंधित गणित शिक्षण के बारे में। आज हम अपनी इस टॉपिक में वर्ष 2019 में हुई परीक्षा गणित शिक्षण प्रश्न पत्र के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर सेट। तो आइए चलिए बात करते हैं आज की अपनी इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में और जानते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में फुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त क्या है। तो 9 का अपवर्त आपको बताना है। इस तरह के सभी क्वेश्चन को हमने एक नोट्स के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मेरे द्वारा खुद बनाए गए नोट्स पे। तो देखिए ये है नोट्स जो हमने आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। और तो बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर 2019 गणित शिक्षण यूपी बीटीसी यूपी डीएलएड से संबंधित जो 2019 में गणित का पेपर हुआ था प्रथम सेमेस्टर का, उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें समय क्या होता है, 1 घंटे आपको दिए जाते हैं एग्जाम में और पूर्णांक 25 अंक निर्धारित किया गया है इसमें, और 18 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं 1 घंटे यानी 60 मिनट में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोलते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 9, 11, 13, और फिर ऑप्शन नंबर बी है 9, 18, 27, 36, 3, 6, 9, 12। तो भैया देखिए 9 का अपवर्त पूछा है। अपवर्त का मतलब होता है जिस संख्या का अपवर्त पूछा गया हो उसी संख्या में हम प्राकृतिक संख्या से क्रमिक रूप से गुणा कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं भैया जो 1 से शुरू होके और क्रमिक रूप से चलती हैं और अनंत पे जाके समाप्त होती हैं, यही कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत पे जाके समाप्त होती है। आइए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न जिसमें पूछा गया है 9 का अपवर्त। तो 9 के अपवर्त में भैया आप प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे। तो 9 में आप पहले 1 से गुणा करेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, और फिर आप 9 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का गुणा क्रमिक रूप से करना है। तो आपको 9 दूनी 18 प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि किसमें पहले 9 है फिर 18 है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बी में पहले 9 है फिर 18 है। आपको पता है 9 में 1 से गुणा कर चुके हैं आप, 9 में 2 से गुणा कर चुके हैं तो आपको 18 मिला है। 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, और 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 9 4 36। ये क्रमिक रूप से प्राकृतिक संख्या से आप गुणा कर रहे हैं 9 में। और अगर ऑप्शन ये 4 ही अंक दिए रहते हैं, अगर इससे ज़्यादा भी देते हैं तो आप 9 में 5 से गुणा करिए। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी संख्या का अगर अपवर्त आपको निकालना हो तो उसमें आप प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे, यानी 1 से गुणा करना स्टार्ट करेंगे और क्रमिक रूप से गुणा करेंगे, वह कोई भी संख्या हो जिसका अपवर्त आपसे पूछा जाए। देखिए नीचे हमने लिखा भी है, किसी संख्या का अपवर्त ज्ञात करने के लिए उस संख्या में क्रमशः प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होता है। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, 1 से शुरू होकर क्रमिक रूप से अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसी तरह की होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। समापवर्त किसे कहते हैं, कॉमन मल्टीपल, वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, समापवर्त कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 संख्याओं से जो कट जाए, जो 2 संख्याओं से कटे जो व्यंजक जो अंक, ठीक है, वही कहलाता है समापवर्त। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बताना है भैया 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो आपको पता होना चाहिए
ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 31 और 33। तो आपको पता है 31 तो ठीक है अभाज्य है, लेकिन 33 क्या है, अभाज्य नहीं है, 11 से कट जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी आप लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी 33 दिया है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे। और तीसरे नंबर के ऑप्शन में दिया गया है कि 31 और 37। तो भैया ना 37 किसी से कटेगा और ना 31। देखिए अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं पहले ये जानिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या केवल 2 संख्याओं से कटती है, एक खुद से और दूसरे नंबर पे वह 1 से कटती है। ठीक है। अब भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो भाज्य संख्याएं भैया कम से कम 3 संख्या से करती हैं और अधिक से अधिक कितनी भी संख्याएं से कर सकती हैं, मतलब 10, 12, 14, 15। तो भाज्य संख्याएं कम से कम 3 संख्या। अब कम से कम 3 संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो भाज्य संख्या खुद से कटेगी, दूसरे नंबर पे 1 से कटेगी, और तीसरे नंबर पे जो होगा वह किसी अन्य संख्या से कटेगी, तभी वो कहलाएगी भाज्य संख्या। आइए आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यही हम बताएं ऊपर ही। जैसे 2 है तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी ये दो संख्या से कट रहा है, एक खुद से और एक 1 से। 3 भी खुद से कटेगा, 1 से कटेगा। 5 भी खुद से कटेगा, 1 से। 7 भी खुद और 1 से। तो ये सब हैं अभाज्य संख्याएं। आइए बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य संख्या के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने रखा है 4, 6, 8, 9 ... इन्फिनिटी। तो भैया अगर इसमें हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की तो वो है 4, और अभाज्य संख्या जैसा कि आपको पता ही है वो है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जी हाँ, देखिए अब आप 4 ही को ले लीजिए। तो 4 पहले नंबर पे तो 1 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 4 2 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि 3 संख्याओं से कटना चाहिए। अब 6 को ले लीजिए, 6 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके बाद 6 2 से भी कटेगा और 6 3 से भी कटेगा। तो कम से कम 3 से होना चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी संख्या से कट सकती हैं भाज्य संख्याएं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्त मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो भैया देखिए, मासा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, या आप ये भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो सब में कॉमन हो। तो भैया ऑप्शन जो आपको दिया गया है, तो ऑप्शन पहले नंबर में आपको 10 दिया गया है, तो ये 12 से छोटा है, तो इसमें कॉमन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी 3 और 4 में आप देखिए 5 दिया है, 6 दिया है, तो इसमें 12 कहाँ कॉमन हो पाएगा, कहाँ ले पाएंगे आप 12 कॉमन। तो वह ऑप्शन नंबर केवल बी है जिसमें 12, 24, 36, यानी कहने का मतलब 12 का मल्टीपल है, और 12 का मल्टीपल है तो आपको स्वाभाविक है हर अंक में 12 है, तो इसका मतलब यही सही होगा ऑप्शन। आइए आगे बात करते हैं। माना संख्या थोड़ा निकालते हैं कैसे मासा, ये थोड़ा हमने डिटेल में बात किया है। माना संख्या x, y, z है। संख्याओं में अनुपात 1:2:3। तो मासा आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना भैया, देखिए इसमें क्या है कि मतलब सब में कॉमन, या तो फिर अनुपात में आप गुणा कर देंगे। तो मूल संख्या जो होगी वो 12 कम 12 दूनी 24, 12 3 36 हो जाएगा उत्तर। उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्त कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी का मासा वही संख्या होगा जो सभी संख्याओं को काट दे, और वह सबसे बड़ी संख्या हो, उसके बाद कोई ऐसी संख्या ना हो जो उन सभी संख्याओं को काट दे। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। गुणनखंड विधि से अगर मासा ज्ञात किया जाए तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए भैया
12 को आप तोड़ेंगे तो वो 2 × 2 × 3 में टूटेगा और इनका गुणा करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 3 12। 24 को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए 12 को हमने यहाँ तोड़ा है, देखिए इस तरह से कुछ तोड़ना रहेगा। 2 पहाड़ा 6 बार पड़ेंगे, फिर 2 पहाड़ा 3 बार, तो ये टूटा है, ठीक है। इसी को गुणा करके यहाँ देखिए इस तरह से लिखा गया है। 24 को 2 × 2 × 2 × 3, ये देखिए 24 को तोड़े हैं और इधर जो यही जिससे भाग देते हैं 24 में उसी को लिखते हैं गुणा करके, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। 36 को तोड़ेंगे तो देखिए 36 को तोड़े हैं ये, तो 36 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 इस तरह से प्राप्त होगा। अब मासा क्या होगा, मासा आपको निकालने के लिए क्या है, जो तीनों में कॉमन हो। देखो तीनों में कॉमन 1 बार 2 है, फिर 2 बार 2 है, मतलब 2 बार 2 कॉमन है और 1 बार 3 कॉमन है, तो इसी को गुणा कर देंगे आपस में। 1 बार 2, 2 बार 2, फिर 1 बार 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो भैया ये जो हम इसका मासा ऊपर निकाले थे 12, वो सही है। यहाँ से देखिए आप चेक कर लिए। आइए आगे बात करते हैं भाग विधि से। अगर आपको मासा ज्ञात करना रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 12, 24 और 36 का भाग विधि से जब मासा निकालेंगे तो आप 12 से पहली संख्या में भाग देंगे। अगर वो पूरी संख्या कट जाती है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट का जो जिससे भाग देंगे उसी संख्या से फिर 36 में भाग देंगे और फिर जिस संख्या से पूरी तरह से कटती है वही होगा मासा। तो देखिए इसमें 12 से भाग दें 24 में तो 2 बार गया, पूरा कट गया, तो 12 से ही कटा है इसलिए हम 36 में भी 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो 12 से जब 36 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा और यहाँ पे जो संख्या बचती है वही होता है मासा। तो यहाँ देखिए 12 बचा है। यहाँ पे संख्या छोटी थी, एक ही की बार में कट गया, इसलिए हमने दूसरा एक क्वेश्चन रखा है। इसमें थोड़ा आप समझ जाएंगे। इसमें समझना आपको केवल यही है कि पहली संख्या दी है 156 और दूसरी संख्या दी है 221 और तीसरी संख्या दी है 364। आपको पूछ रहा है भैया इसका मासा क्या होगा। अब आपको संख्या बड़ी है तो आप ये गुणनखंड विधि वाला लगाएंगे, जो इस तरह से 156 इसको तोड़ते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए भाग विधि बड़ी संख्याओं में लगानी पड़ती है। अब 156 से आप पहली संख्या में जब भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे, तो इसको जब घटाएंगे आप तो यहाँ पर आपको 65 प्राप्त होगा, ठीक है। जब 65 प्राप्त होगा तो आपको क्या करना है, फिर 65 से भाग देना है उस संख्या में जो पहले भाग दी रही, जिससे पहले आप भाग दे रहते हैं। तो पहले आपने 156 से भाग दिया था तो आप 156 को अब यहाँ रखेंगे और 65 जो शेषफल भाग बचा है उससे भाग देंगे 156 में। तो भैया जब 156 में आप भाग देंगे 65 से तो 2 बार जाएगा तो 130 होगा। इसको जब आप घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा। फिर हमने कहा पुनः इसी संख्या को ऊपर जिससे भाग दिए रहते हैं उसको ला के फिर यहाँ रखते हैं और तब तक काटते हैं जब तक कट न जाए या लास्ट स्टेज तक लेके जाते हैं। तो भैया जब फिर 26 से आप 65 में, ये देखिए एक बार 65 यहाँ आ गया, ठीक है। तो 65 में भाग देंगे 2 बार जाएगा 52 आएगा और घटने के बाद 13 बचेगा और 13 जब बचेगा तो 13 देखिए यहाँ से 13 जो ये संख्या अंदर आ रही है 26 ये पूरी तरीके से कट जा रही है। अब बच रहा है 13, ठीक है। अब यहाँ से संख्या आई कट गई, यहाँ शेष कुछ बच नहीं रहा आगे कि आगे और बढ़ाएं फिर वहाँ 13 रखें आगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब 13 बचा, यहाँ पूरा कट के ख़त्म हो गया। अब तीसरी संख्या यहाँ तुरंत लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, तुरंत हम तीसरी संख्या लेंगे। तीसरी संख्या में हम 13 से भाग देंगे। अब हम तीसरी संख्या में जब 13 से भाग देते हैं तो भैया पहले 2 बार जाता है तो 104 घट के आता है और फिर 8 बार जाता है तो 13 8 104 होता है, इसलिए पूरा कट जाता है। तो किस संख्या से कट रहा है, तीनों संख्या, तो तीनों संख्या भैया पूरी तरीके से कटा 13 से। देखिए पहली संख्या जो दूसरी संख्या है वो 13 से यहाँ कट जा रही है पूरी तरीके से, फिर यहाँ तीसरी संख्या को काट दे रहा 13 और 13 कहाँ से प्राप्त हुआ है, पहली संख्या को तोड़ने के बाद प्राप्त हुआ है। तो इसका मासा होगा 13, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस तरह से डिटेलिंग पूरी की गई है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में देखिए पहली संख्या ये है और ये है दूसरी संख्या। पहली संख्या से आप भाग दीजिए, घटने के बाद जब आप गुणा करेंगे तो घटने के बाद जितना आता है, ठीक है, उसको मतलब घटने के बाद जो आता है इस संख्या से हम भाग देंगे पहली संख्या में जो यहाँ पे रहता है। फिर आप घटाएंगे, घटने के बाद जो संख्या आती है फिर इसी संख्या से हम भाग देंगे यहाँ पे जिस संख्या से भाग दे रहे थे। देखो 65 यहाँ आ गया, फिर 156 यहाँ आया था, फिर ऐसे क्रमिक चलता रहेगा जब तक कट न जाए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और लास्ट में जब कट जाता है तो तीसरी संख्या में भाग देते हैं जो यहाँ पे भाग देने वाली संख्या रहती है जब पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो भैया इसमें क्या करना है, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है 24, 25, 27, 28। तो क्या दिया गया है, बच्चों की संख्या दी गई है 30 आप अपने आप में कितना है 100%, ठीक है। क्यों 100% है, क्योंकि टोटल जो बच्चे हैं, टोटल का मतलब होता है 100%, आप इतना समझिए। और टोटल बच्चों की जो संख्या वो 30 है, 30 100% के बराबर है। उत्तीर्ण बच्चों का मान जो परसेंटेज में दिया गया है वो 80% दिया गया है।
उत्तीर्ण बच्चों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज में मान 80% दिया गया है, कुल बच्चों की संख्या 30 है, तो हम उत्तीर्ण बच्चों की संख्या यक्ष मानेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, आगे जब 30% 100% बराबर 30 के है, तो हम 80% बच्चों की संख्या, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या दी गई है, तो 80% हम निकाल लेंगे। तो 80% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 30/100 करेंगे, तो ये इतना पूरा 1% का मान है, ये इतना पूरा 30/100 1% का मान है, ठीक है। 80% आपको चाहिए, तो इसी में आप 80 से गुणा करेंगे तो आपको 80% मिल जाएगा। और जब आप 80 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो इसका कटेगा, 1 जीरो 80 में क्या कटेगा, फिर 100 का 1 जीरो और ऊपर का 1 जीरो 30 में से, फिर बचा 8 और 3 दोनों का गुणा कराएंगे तो 8 3 24, तो ये बच गए आपके 24 बच्चे। कहने का मतलब 24 बच्चे पास हुए हैं, और यही 24 बच्चे बराबर हैं 80% बच्चों के, ठीक है। और 100% बराबर है 30 बच्चों के, तो 80% यही आपका निकल गया। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 18% का भिन्न रूप होगा। तो भैया भिन्न रूप में क्या होता है, कोई अगर अंक दिया हो उसको भिन्न रूप में परिवर्तित करने के लिए परसेंटेज का मतलब होता है, कहीं परसेंटेज का सिंबल लगा हो जिसका मतलब होता है 100। तो आइए देखिए, हम लिखे भी हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज का चिन्ह हटा के उसके स्थान पर 1/100 से गुणा कर देते हैं। देखिए, अगर अंक में लिखा है तो उसमें 1/100 से गुणा करेंगे, लेकिन अगर भिन्न में संख्या लिखी गई है तो उसमें हम गुणा करेंगे केवल 100 से। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे अगर कोई संख्या लिखी गई है भिन्न 2/5% को चेंज करना है आपको अंक में, तो इसमें आप गुणा करेंगे 2/5 × 100। लेकिन अगर केवल 5 दिया गया है, इसको चेंज करना है आपको, केवल 5% दिया गया है, इसको बदलना है, तो इसमें आप गुणा करेंगे 5 × 1/100 से, ठीक है। वही किया गया है। 18% को भिन्न रूप में बदलने के लिए आप 18 × 1/100 करेंगे तो 50 दूनी 100 होता है और 9 दूनी 18 होता है, तो 9/50 आपको मिल जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको लिखनी है। तो आपको पता होगा भैया, 3 अंकों की जो प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी वह है 100, और 3 अंकों की अगर पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वह है 999, मतलब 3 बार आप 9 लिख दीजिए, 999 यही हो जाएगा। क्योंकि 9 से बड़ी जो संख्या अगर आप लेंगे तो वो, अगर 9 से बड़ी आप लेते हैं कोई भी संख्या, तो वो क्या है 4 अंकों में बदल जाएगी, तो यही होगा सबसे बड़ी संख्या। कोई भी 3 अंकों की नहीं, कितने भी अंकों की आपसे पूछे, तो अगर सबसे छोटी पूछे तो 1 लिख के आप 0 बढ़ाते चले जाइए, सबसे बड़ी पूछे तो आप 9 उतनी बार लिख लीजिए जितनी बार पूछे, जितनी संख्या पूछे। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 35 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए, सब कुछ तो दिया भैया, व्यास दिया है 35 सेंटीमीटर, वृत्त का परिमाप आपको पूछ रहा है। वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr। रख दीजिए, इसी में क्या करना है, पाई का मान आप 22/7 रखेंगे। इसके बाद आर का मान आपको दिया गया है, आर का मान आपको दिया गया है 35, तो ठीक है, तो आप 35 गुणे यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 35 दूनी 70 प्राप्त हो जाएगा आपको। और 22, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, मान लो ये नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा 22/7 × 70, ठीक है। तो यहाँ से 7 एकम 7 ये कट जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा 220, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलना है आपको। तो 24/8 को आप दशमलव संख्या में जब बदलेंगे तो आप 7 से भाग देंगे, 24 में यही किया गया है। तो आइए देखिए, हम डिटेल में भाग कर दिए थोड़ा। तो 7 से आप भाग देंगे तो 7 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 24 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार आप ले जाएंगे 7 3 21, घटने के बाद 30 आएगा, फिर आप दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, और घटने के बाद 3 केवल आएगा, 30 कहाँ आएगा, 2 2 कट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर हम दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने के बाद आपको पता है हम 0 बढ़ा सकते हैं उस संख्या के आगे, अगर वो संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी है। तो 3 छोटा है 7 से, इसलिए हम दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 30 कर लेंगे। अब हम 30 में भाग देंगे 7 से, तो 7 चौक 28, फिर घट के देखिए दशमलव के बाद 4 होगा, फिर 7 चौक 28, घटने के बाद 20 आया, फिर हम 2 बार ले जाएंगे, 7 दूनी 14, फिर घटने के बाद आएगा आपका
6 आएगा, लेकिन फिर इसके बाद हम एक जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं। तो हम अगर संख्या छोटी आ रही है जिससे भाग दिया जा रहा है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जब जीरो बढ़ा देंगे आप 6 के आगे तो 60 हो जाएगा और 8 सत्ते 56, इसके बाद काटने के बाद 4 आ जाएगा। तो देखिए जब दशमलव मान निकालना होता है आपको तो जो मूल संख्या होती है, मूल संख्या 3 है, इसके बाद दशमलव होता है और दशमलव के बाद 3 स्थान तक हम ज्ञात करते हैं। तो 3 स्थान तक हम निकाल लिए। तो 7 और 24, 7 मतलब 24/7 का दशमलव रूप होगा 3.428। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। किसी तल पर एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो भैया देखिए कई बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। तो किसी तल पर एक रेखा में कई बिंदु हो सकते हैं, आप अनंत भी कह सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कौन सा अनुपात बड़ा है? तो देखिए आपको 2 अनुपात दिए गए हैं, 2:3 और 5:8। तो आप जब दोनों का भाग करेंगे, मतलब 2/3 को जब आप भाग करेंगे तो आपको 0.66 और 5 में जब 8 से आप भाग करेंगे तो आपको 0.62 प्राप्त होगा। और आपको स्वाभाविक रूप से दिख रहा होगा साक्षात की 66.66 सबसे बड़ा है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? 2/3 के अंश और हर 8। हाँ, ये थोड़ा दूसरा तरीका एक हम बताए हैं। 2/3 के अंश और हर में ये बराबर करने के लिए है, अंश और हर को बराबर किया जाता है। खैर इससे आप कोई मतलब नहीं, आप ऊपर ही समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। एक दुकानदार के पास, यहाँ कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हमको कंप्यूटर से थोड़ा एडिटिंग करने में हम समझ नहीं पाए, शायद छूट गया तो मैनेज करिएगा। वैसे दिख रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप थे, ठीक है, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? तो आपको बताना है कि 60 कप जो हैं, हमने आपको पहले से बताया है कि टोटल जो मान होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर है 60 के। आपको दिया गया है बिके कपों की संख्या 40 है, इसी को परसेंटेज में आपको बदलना है। तो भैया सीधे बिके कपों का प्रतिशत आपको बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 40/60 करेंगे और गुणे 100 से गुणा आप कर देंगे तो आपको 66.66 आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे जब आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, तो 18 फिर माइनस फिर मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट फिर 14 + 16 - 18, ये सब इस तरह के आगे प्रोसीज किया गया। तो आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 18 में से 5 जब जाएगा तो क्या होगा, इसमें बॉड मास का नियम होता है, वी बॉड मास का नियम लगता है इसमें, ब्रैकेट फिर गुणा भाग जोड़ घटा। तो आगे देखिए हम सॉल्व किए, ठीक है। आइए बात करते हैं। इसमें पहले जब सॉल्व करेंगे 18 में से 5 गया तो 13 आपको मिल गया, ये 13 मिल गया, ठीक है। यहाँ का 16 ऐसे ही, माइनस का चिन्ह ऐसे ही आ गया सेम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 16 में से 13 गए 3। इसके बाद यहाँ से पूरा 3 मिल गया, ये प्लस का चिन्ह यहीं आ गया, 14 यहीं आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ, माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा, 18 यहाँ आएगा। 18 में से 17 घटाएंगे आपको 1 प्राप्त होगा। वी बॉड मास के नियम से ये लगा, देखिए हम ऊपर बताएं आपको। वी का मतलब होता है रेखा, ब्रैकेट्स, और बी का मतलब होता है कोष्टक। ये होता भैया छोटा, ये होता मझला, ये होता बड़ा कोष्टक। आइए आगे बात करते हैं। ओ का मतलब होता है का के की, ऑफ मतलब उसको, ऑफ मतलब तोड़ना घटाना ब्रैकेट को। इसके बाद क्या होता है, डी का मतलब होता है भाग, ठीक है, डिवीज़न। और यम का मतलब होता है मल्टीपल गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन जोड़। और यस का मतलब होता है घटाव सब्ट्रैक्शन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण आपको बनाना है। तो भैया देखिए पटरी और प्रकार ले लीजिए। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आपको एक रेखा खंड खींचना होगा ए बी, और फिर क्या करना है, आपको एक प्रकार में एक मानक दूरी लेकर एक चाप लगाना है। ये बड़ा सा चाप लगा दिए। इसके बाद गोला प्रकार की जो नोक होती है उसको यहाँ पे रखेंगे और एक चाप लगाएंगे उसी दूरी से। तो ये पहला चाप लगेगा, अगर आप इसको मिला देते हैं तो ये बनेगा 60 अंश का कोण। फिर इसी पे गोला प्रकार की नोक यहाँ रख के यहाँ पे, और यहाँ से आप चाप लगाएंगे यहाँ, तो अगर आप इसको मिलाते हैं तो 120 अंश का कोण ये पूरा बनेगा। आपको 90 अंश बनाना है तो आप यहाँ नोक रख के फिर एक चाप ये काटेंगे, और फिर यहाँ नोक रख के एक चाप ये काटेंगे। देखिए यहाँ नोक रखेंगे तो ये चाप कटेगा, यहाँ नोक रखेंगे तो ये चाप, फिर बिंदु ए से मिला देंगे आप, तो ये कोण जो बनेगा, ये कोण जो बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। रचना में जितना हमने बोला है कैसे कैसे वही आपको करना है। देखिए अब रचना में क्या है, सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचा, रेखाखंड बिंदु ए से गोला प्रकार से एक निश्चित दूरी लेकर रेखा ए बी पर एक चाप लगाया। बिंदु सी से पुनः एक चाप उसी दूरी से जो गोला प्रकार से लिया था, मतलब दूरी नहीं परिवर्तित करेंगे, एक बार जो दूरी ले लिए वही दूरी अस्थायी रहेगी, लिया था, फिर एक चाप लगाया। यदि उस चाप से यदि उस चाप से ए को मिलाएं तो 60 अंश का कोण बनेगा। जी हाँ, हमने सब बता दिया। पहले वाले चाप से एक और चाप लगाया, फिर दोनों चापों को जो हमने बताया, पहले चाप पे फिर वहाँ से एक चाप,
फिर क्या होता है, फिर चाप लगाया, फिर दोनों चापों से एक मध्य में बिंदु पर डी पर चाप लगाया, डी को ए से मिलाया तो कोण डी ए बी बराबर 90 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो भैया 300 में खरीदे हैं, 20% का लाभ लेना है। इनका 100% है 300, क्रय मूल्य है 300, लाभ इनको चाहिए 20% और विक्रय मूल्य है भैया यही निकालना है। तो ठीक है, विक्रय मूल्य भी नहीं दिया गया है, कितने बेचे वही पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ के, मतलब क्रय मूल्य और लाभ दोनों जोड़ेंगे तो वही विक्रय मूल्य होगा। तो आइए बात करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, यही फार्मूला लगता है। तो आप यहाँ पे दिया गया आपको क्रय मूल्य 300, 100 में लाभ जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा बटे 100। तो आप इसको जब भाग देंगे 120 में 100 से तो आपको 30 प्लस 60 प्राप्त होगा और यहाँ से फिर आपको 360 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमको लगता है कुछ गलत किए हैं। यहाँ पे 300 प्लस कितना हो जाएगा आपका 120, फिर बटे हो जाएगा 100, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ बचा कितना 12 और यहाँ पे कितना बचा 100 में एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, तो फिर यहाँ बचा 30 और प्लस 12। तो ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो भी मिलना होगा। और एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, छोड़िए ये सब जाने दीजिए, हम सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखिए राम ने 300 रुपये में एक रेडियो बेचा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 100% है 300 100% है, 20% लाभ लेना है तो 100% के ऊपर 20% हिट कर दीजिए आप, बस बात खत्म। लाभ लेना है 120%, यहीं से हिट कर दीजिए। एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा। ठीक है, अब कितना बचा 12 3 36, 300 ये जीरो यहाँ पे लग जाएगा, 360 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे 20% हानि पूछे तो देखिए ये अपने आप में 100% है, 20% हानि होगा तो घट के कितना हो जाएगा 80%। जब 80% में वो बेचेगा उस सामान को, 100% में ख़रीदा है, 80% में जब बेचेगा तो उसको 20% हानि होगा। तो उसमें क्या करना रहेगा, जब हानि आपसे यहीं हानि ली दे, लाभ के बजाय हानि ली दे, तो क्या करना रहेगा आपको 30 गुणे 20 नीचे आइए आप 100 से, क्योंकि ये 100% में ना 20 नीचे आएंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, गुणे आप बटे आप 100 कर देंगे तो जीरो जीरो ये जीरो कटा, यहाँ एक जीरो बचा, यहाँ 30 बचा, यहाँ 8 बचा है, तो 8 3 24 हो जाएगा 240, यानी 20% हानि और 20% कितने के बराबर है 60, यानी इसमें जब 60 जोड़ेंगे तो वो 300 प्राप्त हो जाएगा और वही 60 है 20% के, 300 का 20% 60 होगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 और 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। ठीक है, तो भैया देखिए क्या करना है, ये शेष है 1, 3, 5 ये शेष है, तो शेष आप पहले इन सभी संख्याओं में से निकाल दीजिए। क्या है, जब आप शेष निकाल देंगे तो जो संख्या बची रहेगी आप उसको भाग दे दीजिए किसी ऐसी संख्या से कि वो पूरा कट जाए, क्योंकि शेष आप पहले निकाल दिए हैं, अब जो आप बचा संख्या है उसको काटना है आपको। तो आइए वही हम किए हैं। देखिए पहली संख्या में से हम 1 निकालें, क्योंकि शेष पहली संख्या में 1 बचा नहीं है तो 48 हो गया। अब हम इसमें ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये पूरा कट जाए, तब भी हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 1 हम पहले से निकाल के रख लिए हैं। दूसरी संख्या में से हम 3 पहले से निकाल के रख ले रहे हैं और जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसमें ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये पूरा कट जाए, और पहले से हम 3 निकाल लिए हैं तो हमारा शेष 3 बचा रहेगा। तीसरी संख्या में हम 5 कह रहा शेष बचने के लिए, तो हम 5 पहले से निकाल लेते हैं और जो संख्या हमको घटाने के बाद प्राप्त होगी उस संख्या में ऐसी संख्या से भाग हम देंगे कि वो पूरी तरीके से कट जाए, फिर भी हमको 5 शेष बचा रहेगा, क्योंकि हमने 5 पहले से ही उस संख्या में से निकाल लिया है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो 48 और 56 104 आपको ये प्राप्त हो रहा है घटाने के बाद। शेष आपको पहले से ही आप निकाल लिया, अभी इन संख्याओं को पूरा काटना है। तो भैया पूरा काटने के लिए आप इसको जब तोड़ेंगे 8 × 6 और 8 × 7 और 8 × 13, कहने का मतलब ये हुआ ये सभी संख्याएं 8 से कट जाएंगी और बड़ी से बड़ी संख्या 8 ही होगी जो इन सबको काटेगी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी, क्योंकि अगर आप 9 लेते हैं 9 सबको नहीं काट पाएगा, क्योंकि ठीक है वो सबसे बड़ी संख्या 8 ही होगी जो इन तीनों को काटेगी। और जो सबसे बड़ी संख्या होती है और जो दी गई संख्याओं को काटती है, मतलब तीनों में कॉमन होती है, वही कहलाता मासा आता। बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी और यही 8 है इन तीनों संख्याओं का मासा। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 5a² + 4a - 2 = क्या होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर a का मान -2 दे दिया गया हो तो भैया कुछ नहीं करना। देखिए इसमें a का मान -2 दिया गया, ठीक है, रख दीजिए वही ना। तो यहाँ 5 है, एक जगह पे हम रखे हैं -2 और पूरी की घात हो गया 2। ठीक है, यहाँ 1 की घात 2 किया गया है, प्लस का चिन्ह ऐसे ही
4 ऐसे ही लिखेंगे, a की जगह -2 आप रख दीजिए, -2 की जगह -2 ऐसे ही रहने दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 गुणे और ये दोनों जब इस तरह से -2 गुणे, ये देखिए -2 का गुणा आप -2 का गुणा 2 बार जब करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा भैया धन होता है, और धन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ देखिए 5 गुणे 4, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये 4 मिला, प्लस का चिन्ह ऐसे ही। और 4 में जब आपसे 8 से सॉरी ये गुणे का चिन्ह यहाँ जो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ है गुणा का सिंबल, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ गुणा है। और 4 में 2 से गुणा होगा तो आपको 8 मिलेगा, और माइनस का 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 4 गुणे माइनस का 2 बराबर हो जाएगा धन ऋण का गुणा भैया ऋण होता है, और यहाँ पे इसीलिए मिल जाएगा माइनस का 8, यहाँ का माइनस का 2 आप ऐसे ही सेम उतार लेंगे। ठीक है, ऋण ऋण का गुणा भैया धन होता है, आप जानिएगा, और धन ऋण का गुणा ऋण होता है, और ऋण धन का गुणा भी ऋण होता है, लेकिन धन और धन का गुणा अगर आप करेंगे ये धन होगा। आइए आगे बात करते हैं, प्लस मतलब, और आगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा कि 5 गुणे 4, ठीक है, एक चीज़ हम लिख दें, देखिए गुणा वाला ये ऋण ऋण वाला, ऋण जैसे कोई संख्या माइनस में दी गई है, गुणे माइनस आपको करना है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस आप जब करेंगे तो ये माइनस में होगा, और प्लस गुणे अगर माइनस आप करते हैं तब भी माइनस में होगा, और प्लस गुणे प्लस अगर आप करते हैं तो भी प्लस होगा, प्लस गुणे प्लस प्लस में, माइनस गुणे माइनस भी प्लस में। ठीक है, अब बाकी जो ये विपरीतार्थक है यही दोनों माइनस में होता है। आइए आगे बात करते हैं, इसको सब सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा। यहाँ तक आपने देख लिया, आपने कैसे लगाया, 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 मिलेगा, और -8 में आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे ब्रैकेट खुलने के बाद परिवर्तित हो रहा है और माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे घट के आपका 10 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए आप समझ नहीं पाएंगे, हमारे कहने का मतलब ये था कि 8 दूनी 16, तो और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 30 आपको मिल जाएगा। पता है क्यों? देखिए जब इसको आप खोलेंगे, जब गुणा करेंगे आप अंदर, तो आपको क्या होगा कि ये चीज़ नहीं -10 ही रहेगा। देखिए -8 को जब अंदर आप परिवर्तित करेंगे तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाता है, ब्रैकेट खुलने के बाद चिन्ह हमेशा प्लस में बदलता है, इसलिए यहाँ -10 होगा, और 20 में से 10 घटेगा तो 10 आएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भैया चित्र को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 त्रिज्या के नाम, तो 3 त्रिज्या के नाम अगर आप लेंगे तो भैया त्रिज्या एक है। त्रिज्या किसे कहते हैं ये जानिए। त्रिज्या वो होती है जो केंद्र बिंदु से परिधि के एक बिंदु को टच करे। और व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र बिंदु को टच करते हुए परिधि के 2 बिंदु को टच करे। ये देखिए परिधि के 2 बिंदु को टच कर रही है और केंद्र बिंदु से होकर जा रही है, यही है व्यास। व्यास को आप वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी बोल सकते हैं। और जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर टच करने वाले रेखाखंड को हम जीवा बोलते हैं। यह है जीवा, यह है व्यास। जो वृत्त के केंद्र से एक बिंदु के परिधि के एक बिंदु पर टच करी है त्रिज्या। अब इसी में होता है वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, वो भी जान लीजिए। देखिए त्रिज्या ये है, त्रिज्या एक बिंदु से टच करा, ये त्रिज्या से निर्मित खंड को त्रिज्यखंड, और व्यास नहीं, व्यास से भी निर्मित खंड को आप वृत्तखंड बोल सकते हैं, या फिर जीवा से निर्मित खंड को भी वृत्तखंड बोला जाता है। आइए आगे बात करते हैं। वृत्त के चाप किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि के एक छोटे से टुकड़े को वृत्त का चाप बोल सकते हैं आप, और पूरे राउंड को आप वृत्त का परिधि बोलेंगे। और अंदर जो पूरा टोटल कोण बनता है ये 360 अंश का कोण बनता है। उम्मीद करते हैं वृत्त के बारे में सब समझ गए होंगे। 3 त्रिज्या के नाम, तो OB, OC और OA, ये है त्रिज्या, हम सब समझा दिए। आप ऊपर चित्र का देख के समझ जाइए। 3 जीवाओं के नाम BC, AB और AOC, ये है वृत्त की 3 जीवाएँ। और वृत्त के व्यास का नाम तो AC आपको पता है, वृत्त का केंद्र वो है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 और आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें देखिए क्या कह रहा है। माना कि रेशमा की वर्तमान आयु x वर्ष है, अतः सलमा की वर्तमान आयु x + 10 वर्ष है। प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु x - 4 थी। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु कितनी थी? भैया देखिए इसमें क्या है, इसी में हम जोड़ देंगे फिर इसको, ठीक है। यक्स क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो क्या है कि यक्स पहले था, ठीक है, हमने यक्स ये माना था ना रेशमा की आयु,
फिर इसी में प्लस करेंगे और 10 माइनस ये देखिए सलमा की वर्तमान आयु, सलमा की वर्तमान आयु 10 माइनस यक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये घट जाएगा, तो आपको 6 मिलेगा, यक्स प्लस 6 ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष पहले सलमा की वर्तमान आयु, मतलब 4 वर्ष पीछे जो आयु थी। देखिए सलमा की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स प्लस 10 है, लेकिन 4 वर्ष जब आप पीछे चले जाएंगे तो यक्स प्लस 10 में से -4 कर देंगे, 4 वर्ष पीछे जा रहे हैं ना। अगर आगे पूछता तो इसी में +4 करते हैं, लेकिन पीछे पूछ रहा है तो -4 करेंगे, तो आपको यक्स प्लस 6 प्राप्त होगा, 4 वर्ष पीछे की उम्र। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यही 4 वर्ष पीछे की उम्र यक्स प्लस 6 बराबर है जो रेशमा की उम्र है यक्स -4। ये देखिए यक्स -4 करना है, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु ये वाली 4 यक्स -4 यहाँ पे आपको मिला ना, रेशमा की पहले की आयु, तो ये सलमा की 4 वर्ष की पीछे की आयु है, ये रेशमा की 4 वर्ष की पीछे की आयु है। लेकिन इन दोनों को आयु को बराबर करने के लिए अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों की आयु आपस में बराबर हो जाती है, लेकिन अगर आप 2 से गुणा कर नहीं करते तो आपस में बराबर नहीं होगा। तो यही बराबर करना है तो आप 2 से गुणा कर दीजिए रेशमा की आयु में, क्योंकि वो छोटी है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको दूसरी लाइन में मिल रहा है भैया यक्स प्लस 6 बराबर, यहाँ से अंदर गुणा होगा 2x और 4 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x इधर आएगा तो ये घट जाएगा 1x, तो x प्राप्त होगा, और 6 इधर जब जाएगा, 8 इधर जब आएगा तो 8 जुड़ जाएगा 6 में, 8 6 14 वर्ष मिल जाएगा। तो यक्स का मान हो गया 14 वर्ष। तो 14 वर्ष यक्स का मान होने का मतलब क्या कह रहा भैया कि रेशमा की जो आयु आप माने थे यक्स वर्ष वही है 14 वर्ष, रेशमा 14 वर्ष की है। और सलमा की अगर बात करें तो यक्स प्लस 10 था, तो यक्स का मान 14 है, प्लस 10 है, तो सलमा की आयु हो जाएगी 14 10 24 वर्ष। ठीक है, आइए यही देखिए आगे हमने किया है 14 10 24 उसका इसका 14 वर्ष हुआ है। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगली टॉपिक कल आएगी 2018 से संबंधित अन्य चीज़ों और अन्य टॉपिक से संबंधित वृत्त और क्षेत्रमिति से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी को नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।